कर्मनाशा की हार। श्री शिव प्रसाद सिंह। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ जाए तो बिना मानुष की बल लिए लौटती नहीं। स्वागत है आप लोगों का। हिंदी कहानी के क्षेत्र में शिव प्रसाद सिंह जी ने मुंशी प्रेमचंद्र की परंपरा को अग्रसर किया है। मुंशी जी की भांति आप भी अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण करके उनका नैतिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। बौद्धिकता और तर्क की कसौटी पर इनकी कहानियां खरी उतरती हैं। कर्मनाशा नदी के तट पर नई डीह नामक गांव ऊंचे अरार पर बसा हुआ था, जिस पर नदी की धारा अनवरत टक्कर मार रही थी। यह बाढ़ नहीं थी, यह प्रलय का संदेश था। नई डीह के लोग चूहादानी में फंसे चूहे की तरह भय से दौड़ धूप कर रहे थे। प्रलय ना होगी तब क्या बरक्कत होगी। हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह बहेगा नहीं, तब क्या बचेगा। माथे के लुग्गे को ठीक करती हुई धनेसरा चाची बोली, मैं तो कहूँ कि फुलमतिया ऐसी चुप काहे है। भैरव पांडे अपनी बैसाखी के सहारे बखरी के दरवाजे में खड़े बाढ़ के पानी का जोर देख रहे थे। पांडे के दादा देश देहात के नामी गिरामी पंडित थे। उनका ऐसा इकबाल था कि कोई किसी को भी सताने की हिम्मत नहीं करता था। आज से 16 साल पहले माँ बाप एक नन्हा बच्चा हाथ में सौंप कर चले गए। पैर से पंगु भैरव पांडे अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए असहाय खड़े रह गए। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला, काम धाम के लिए दूध मुहे भाई की देखरेख, रहने के लिए बखरी, जिसे पिछली बार बाढ़ के धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया है। वे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई से बिनौले निकालते, तुमते, सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते। जजमानी चलाते, पत्रा देख लेते, सत्यनारायण की कथा बाँच देते और इससे जो कुछ भी प्राप्त होता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता। यह सब कुछ मरमर कर किया था। इसी दिन को पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और का नहीं रखा। आज यहाँ आफत मची है, आप पता नहीं कहाँ भाग कर छिपा है। राम जाने कैसा हो। सूखी आंखों से 2 बूंदें गिर पड़ी। अपने से तो कौर भी नहीं उठा पाता था, भूखा बैठा होगा कहीं। बैठे मरे हम क्या करें। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम्म से बैठ गए। दोनों हाथों में मुंह छुपा लिया और चुपचाप लेटे रहे। कुलदीप 18 वर्ष का नवयुवक था। दोनों भाई अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। उसके बीचों बीच एक तुलसी का चौरा था, जहां उनकी माँ पूजा किया करती थी। कुलदीप, जरा भीतर से बाल्टी दे देना, कहा था पांडे ने। सफ़ेद साड़ी में लिपटी लिपटाई गुड़िया की तरह फुलमत आंगन में इसी चौरे के पास आकर खड़ी हो गई थी और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका था तो फुलमत भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। कुलदीप के झटके से उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गई थी। अचानक तब न जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। भैरव पांडे क्रोध से तिलमिला गए थे। वे गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फुलमत तुलसी चौरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। न जाने क्यों पांडे की आंखें भर आईं। बरसात के दिनों के बाद इसी खुरदुरे चौरे को उनकी माँ पीली मिट्टी के लेवन से संवार कर फिर श्वेत बलुई मिट्टी से पोत कर सफ़ेद कर देती। शाम को सूखे हुए चबूतरे पर घी का दीपक जलाकर माथा टेककर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करती। तब वे भी ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगते और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियों का जलना देखा करते थे। पांडे को सामने खड़ा देख कुलदीप हड़बड़ा गया और फुलमत चुपचाप बाल्टी लेकर बाहर चली गई। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पांडे जी की कड़ी नज़र थी, परंतु कुलदीप का पढ़ने में मन नहीं लगता था।
वह किताब खोलकर बैठता तो दिए की टेम में श्वेत वस्त्रों में लिपटी फुलमत खड़ी हो जाती। पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और वह एकटक दिए की लौ की ओर देखता रह जाता। पांडे को उसकी यह दशा देखकर बड़ा क्रोध आता, पर कुछ कहते नहीं। कुलदीप, एक बार उन्होंने टोक भी दिया था, क्या देखते रहते हो इस तरह? तबीयत तो ठीक है ना? एक दिन गर्मी के मौसम में चांदनी रात में दोनों कर्मनासा नदी के तट पर एकांत में चले गए। उस दिन मैं बड़ी देर तक इंतजार करता रहा। मेरी माँ के सिर में दर्द था। कौन है? जोर की आवाज़ गूंज उठी थी। कौन है? फिर आवाज़ आई थी। मैं हूँ, कुलदीप। यहाँ क्या कर रहे हो? नदी की ओर चला आया था। इस समय पेट में दर्द था। क्रोध की हालत में भी भैरव पांडे मुस्कुरा उठे थे। झूठे। पेट में दर्द था कि आंख में? कुलदीप का सिर लज्जा से झुक गया था। उसे लगा जैसे एक क्षण का यह बेहतर जीवन उसकी आत्मा पर सदा के लिए छा जाएगा। तुम गलत रास्ते पर पांव रख रहे हो बेटा। तुमने कभी अपने बाप दादों की इज्जत के बारे में सोचा है? अच्छे घर में जन्म लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता, किंतु इस अवसर को गलत कहकर नीचे गिरने से बड़ा पाप और कोई नहीं है। आंसुओं में जो पश्चाताप उमड़ता है वह दिल की कलौज को मांझ डालता है, पांडे ने सोचा था। किंतु 1 महीना भी नहीं बीता था, कुलदीप फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। चैत के दिनों में गर्मी से जली तपी कर्मनासा किनारे के नीचे सिमट गई थी। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों के चमकते हुए टुकड़े, सामने ऊंचे अरार पर घन पलाश के पेड़ों की आरक्त पातें, बीच में घुघू। चारों ओर जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कगार से नदी तीर तक बने हुए छोटे बड़े पैरों के निशान की 2 पंक्तियां, सिर्फ 2। भैरव पांडे एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्मलता पर विचार करने के लिए रुक गए। तो क्या आज तक का उनका सारा प्रयत्न निष्फल था? क्या वे असाध्य को संभव बनाने का ही प्रयत्न करते रहे? एक क्षण के लिए भैरव पांडे ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता। यह विधवा ना होती। तुलसी चौरा की वंदना पांडे के मस्तिष्क में चंदन की सुगंध की तरह छा गई। उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। एक क्षण के लिए उनकी आंखों के सामने सफ़ेद साड़ी में लिपटी फुलमत की दुबली पतली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वह आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पांडे विजड़ित खड़े थे। यह असंभव है। पांडे ने वैशाखी संभाली और नीचे की ओर लपके। कुलदीप, बड़ी कर्कश आवाज थी पांडे की। दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों समवेत दिखाई पड़े थे। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। कुलदीप, पांडे दहाड़े, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों से मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी से तुम्हारा गला घोंटते मुझे देर न लगेगी। दादा, कुलदीप हकलाया, हम दोनों पापी, नीच। भैरव पांडे के हाथों की 5 उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर आईं। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। पांडे अपनी वैशाखी के सहारे दिन भर गांव गिराव की खाक छानते फिरे, लेकिन वह नहीं मिला। थक हार कर पांडे वापस आ गए। तब से आज तक वे अकेले हैं। कर्मनाशा में भयंकर बाढ़ आई हुई है। सब गांव के लोगों पर आतंक छाया हुआ है। गांव बाढ़ में बहा ले जाएगी। उधर फुलमत ने पुत्र को जन्म दिया है। धनेसर चाची ने ढिढोरा पीट दिया है कि नदी में बाढ़ विधवा फुलमत के पाप के कारण आई है। गांव के मुखिया के नेतृत्व में एक बड़ी भीड़ ने निश्चय किया है कि गांव को बाढ़ से बचाने के लिए पापिन फुलमत और उसके बच्चे की बलि नदी को दी जाएगी। जब फुलमत और उसके बच्चे को नदी में फेंकने की सूचना भैरव पांडे को मिलती है तो वे पहले सोचते हैं, चलो अच्छा ही है, परिवार के लिए कलंक बनने वाली अपने ही रास्ते से हट जाएगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन फिर उन्हें यह व्यवहार क्रूर और अमानवीय लगने लगता है और उनके मन में भावनाओं का संघर्ष होने लगता है और अंत में सत्य एवं मानवीय भावनाओं की विजय होती है और वे फुलमत और उसके बच्चे को बचाने के लिए चल पड़ते हैं।
फुलमत अपने नवजात बच्चे को छाती से चिपकाए हुए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने के सहारे सटकर खड़ी है। तभी भैरव पांडे उस सुकुमार बच्चे को अपनी गोद में लेकर निर्भीक स्वर में कहते हैं, मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? तो सुनो। कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुहे बच्चे और एक अबला के बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बहू बच्चे को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नदी के पानी को बड़े बड़े बांध लगाकर रोका जा सकता है, बलि चढ़ाकर नहीं। पाप की सजा देनी है तो मुखिया से बड़ा पापी और कौन हो सकता है। लोग अवाक पंडित को देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे से बच्चे को चिपकाए अपनी वैशाखी के सहारे खड़े थे, पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह, उन्नत, प्रशस्त, अटल। कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्धत लहरों की चपेट से बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, वह एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थी। सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह अडिग थीं। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थीं, शिथिल, थकी, पराजित। कर्मनाशा की हार वस्तुतः रूढ़ियों की हार है। कहानी पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए। उत्तर, श्री शिव प्रसाद सिंह जी की कर्मनाशा की हार कहानी यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख कहानी है। कहानी के विभिन्न तत्वों की दृष्टि से इनकी समीक्षा इस प्रकार से की जा सकती है। कथावस्तु, प्रस्तुत कहानी एक सामाजिक कहानी है, जिसमें लेखक ने अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह एवं प्रेम विवाह के समर्थन के साथ साथ बलि चढ़ाने की कुप्रथा पर भी प्रहार किया है। कथानक बहुत ही संक्षिप्त है। भैरव पांडे के भाई कुलदीप और रीमल मल्लाह की विधवा पुत्री फुलमत में प्रेम हो जाता है। एक दिन भैरव पांडे रात के समय कर्मनाशा के तट पर उन्हें एकांत में विहार करते हुए देखते हैं और उन दोनों को डांटते हैं। कुलदीप के मुंह पर तमाचा मारते हैं। कुलदीप घर से भाग जाता है। कालांतर में फुलमत को एक बच्चा होता है। उसी समय कर्मनाशा में भयंकर बाढ़ आती है। गांव के लोग उस बच्चे की बलि चढ़ा देना चाहते हैं। भैरव पांडे का दिल पसीज जाता है। वह दोनों को अपने भाई की पत्नी और पुत्र कहकर बचा लेते हैं। कथानक का प्रारंभ कर्मनाशा की बाढ़ के चित्रण से हुआ है। विकास धनेसरा चाची द्वारा फूलमत पर लगाए हुए आरोप से होता है और अंत में बलि के लिए खड़ी भीड़ से फूलमत एवं बच्चे के प्राणों की रक्षा के साथ हुआ है। बिखरे हुए कथा सूत्रों को सुसंबद्ध करने में लेखक को पूर्ण सफलता मिली है। कौतूहल एवं जिज्ञासा बनाए रखने में भी लेखक सफल रहा है। पात्र का चरित्र चित्रण। भैरव पांडे, कुलदीप, फुलमत, धनेसरा चाची, गांव का मुखिया तथा जगेश्वर पांडे आदि कहानी के पात्र हैं। भैरव पांडे का चरित्र गतिशील चरित्र है। अपने छोटे भाई से अगाध प्रेम करते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं, वंश परंपरा के निर्वाह हेतु उपदेश देते हैं, गतिशील दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। उसके चरित्र में सामाजिक रूढ़ियों और मानवता के अंतर्द्वंद के दर्शन होते हैं। अंत में मानवता विजयी होती है। वस्तुतः वह साहसी व्यक्ति हैं। कर्मनाशा को नरबल चढ़ाने तथा कुलशील के झूठे मोह के विरुद्ध सेना तान कर खड़े हो जाते हैं। उन्हें नरबल जैसे अंधविश्वास तथा जाति पात की रूढ़ी को तोड़ने में सफलता मिली है। भैरव का भाई कुलदीप 18 वर्ष का सुंदर स्वस्थ छरहरा युवक है। वह मर्यादा में विश्वास करता है, समाज के डर से घर छोड़कर भाग जाता है। फुलमत एक सुंदर विधवा है, भावुक है, सच्ची प्रेमिका है। धनेसरा चाची, मुखिया जगेश्वर पांडे एवं ईश्वर भगत आदि अंधविश्वास एवं रूढ़ियों के समर्थक चरित्र हैं। ये सभी ईर्ष्यालु हैं, दूसरों की बुराई करने और सुनने वाले हैं। सभी पात्र सजीव रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उनका चरित्र बड़ा ही स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक है। संवाद योजना। इस कहानी के संवाद संक्षिप्त और पात्रानुकूल हैं, घटना को गति देने वाले तथा पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले हैं। पात्रों के मनोभाव और परिस्थिति को संवादों के माध्यम से चित्रित करने में लेखक को पूर्ण सफलता मिली है। संवादों में व्यंग और चुटीलापन भी है। उदाहरणार्थ, मुखिया जी
मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोगों को परिवार सहित कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। देश काल और वातावरण। कर्मनाशा की हार कहानी में शिव प्रसाद सिंह जी ने बाढ़ की भयंकरता के बड़े सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं। कहानी के प्रारंभ में बाढ़ से घिरे हुए गांव तथा क्षेत्र एवं उफान लेती हुई नदी के परिवेश के जीवंत चित्र अंकित किए गए हैं। गर्मी के दिनों में सूखी हुई नदी, चारों ओर फैली हुई चांदनी और घने पलाश की शोभा से युक्त वातावरण, और विहार करने गए दो प्रेमियों के पथ चिन्हों का यह दृश्य देखिए। चैत के दिनों में गर्मी से जली कर्मनाशा किनारे की नीचे की ओर सिमट गई थी। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों के चमकते हुए टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर घने पेड़ों की आरक्त पातें, बीच में घुघू, चारों ओर जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कगार से नदी तक बने हुए छोटे बड़े पैरों के निशानों की दो पंक्तियां, सिर्फ दो। प्रस्तुत वर्णन में सरसता है, चित्रोपमा है और सजीवता है। उद्देश्य। कर्मनाशा की हार कहानी का उद्देश्य नरबलि संबंधी अंधविश्वास और वंश मर्यादा के मिथ्या मोह का खंडन करना है। साथ ही इसमें बांधों के माध्यम से बाढ़ की समस्या का समाधान और विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह जैसे प्रगतिशील विचारों की स्थापना भी की गई है। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और संस्कार बड़े शक्तिशाली होते हैं, तथापि यथार्थ मानवता उन सबसे ऊपर उठकर मनुष्यता की रक्षा करने में है, और भैरव पांडे यही करते हैं। शीर्षक की सार्थकता। कर्मनाशा की हार शीर्षक वस्तुतः एक सार्थक और उपयुक्त शीर्षक है, क्योंकि कर्मनाशा नदी एक प्रकार से अंधविश्वास और व्यक्ति रूढ़ियों की प्रतिद्वंदी है। लोग उसे नरबलि देना अनिवार्य मानने लगे हैं, परंतु भैरव पांडे के कारण नरबलि से वंचित होना पड़ता है और यही उसकी पराजय है। इसलिए कर्मनाशा की हार सार्थक शीर्षक है। भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी की रचना विधान बड़ा ही चित्ताकर्षक है। पूर्व दीप्ति पद्धति के सहारे लेखक बिखरे हुए कथा सूत्रों को समेटने में सफल हुआ है। प्रस्तुत कहानी में भी भैरव पांडे के सामने 9 माह पूर्व जो घटना घटित हुई थी, वह घटना एक एक करके आंखों के सामने नाचने लगती है। वर्णनात्मकता, चित्रोपमता और अलंकारिकता इस कहानी की शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अलंकारिक शैली में प्रयुक्त उपमाएं बड़ी सशक्त हैं। बीच बीच में प्रयुक्त कवित्वपूर्ण पदांशों के कारण और भी सरलता आ गई है। भाषा में प्रयुक्त देशज व ग्रामीण शब्दावली चौरा, टेम, तिताई, अरार, डीह के साथ साथ उर्दू के प्रचलित शब्दों सैलाब, होलदिली, हौसला आदि के प्रयोग से भाषा सरस और प्रभावी हो गई है। कहीं कहीं पूर्वी प्रयोगों के कारण व्याकरणिक अशुद्धियाँ भी हो गई हैं। जैसे ताखे पर रामायण की गुटिका रखी थी में गुटिका को स्त्रीलिंग में प्रस्तुत किया गया है। भाषा को सरस एवं सशक्त बनाने के लिए लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग किया गया है। जैसे मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ के बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। दाल में काला होना, पेट में दाढ़ी होना, फूटी आँखों न सुहाना आदि। इस विवेचन से स्पष्ट है कि श्री शिव प्रसाद सिंह के कर्मनाशा की हार कहानी एक सफल एवं सशक्त रचना है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।